वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और इसका एपिसोड है 9वां। और इस एपिसोड के समाप्ति के साथ ही संभवतः ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास अन्य कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हैं तो प्रयास किया जाएगा कि एक और एपिसोड आपके लिए बनाया जाए। वर्तमान में हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है हमें दहन। जैसा कि पिछले एपिसोड में यानी कि 8वें एपिसोड में हमने पढ़ा था कि दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के प्रभाव, उस प्रभाव में पहला हमने पढ़ा था संक्षारण यानी कि लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबा का हरा होना। दूसरा पढ़ा था हमने विकृत गंधता यानी कि खाना का बासी होना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दहन। दहन को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि दहन का अर्थ होता है जलना। दैनिक जीवन में अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूं अगर दहन, तो मैं आपको बता दूं कि लकड़ी, कागज, कुछ भी अगर जल रहा है तो वही दहन है। जब कोई पदार्थ, डेफिनेशन को समझिए ठीक से, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, तब उसे हम दहन कहते हैं। जब कोई प्रकाश जलकर उष्मा यानी कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। और दहन में 3-4 नीचे पॉइंट और भी दिए गए। इस पॉइंट को और गहराई से समझिए। पहला लिखा गया है दहनशील या ज्वलनशील, इंग्लिश में लिखा गया कम्बुशिबल। इसी के साथ में एक और शब्द लिखा गया अदहनशील या अज्वलनशील। नाम से आप भली भांति परिचित है कि इसका उल्टा है ये, इसलिए एक स्टार में दोनों को इकट्ठा रखा गया है। तो पहले इसे फोकस करते हैं। दहनशील का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जो जल सकते हैं, जो दहन क्रिया में भाग ले सकते हैं, जो दहन, उसी ही दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। जलने वाले पदार्थ को दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। तो जलने वाले पदार्थ में हम लिख सकते हैं कि लकड़ी, कागज और भी बहुत कुछ, उपले हो सकते हैं, चेफुआ हो सकता है, पेड़ों की पत्तियां हो सकती हैं, हो सकता है ना कि नॉन कम्बुस्टेबल में चलते हैं। अदहनशील और ज्वलनशील में जो नहीं जलता है, तो नहीं जलने वाले चीज आप तो एक नजर उठाएंगे और घुमाएंगे तो अगल बगल की चीजों को दो जगह बांट देंगे। जलने वाले एक तरफ, न जलने वाले एक तरफ। जलने वाले को हमने बांट दिया है, नहीं जलने वाले को आप बताइए। नहीं जलने वाले में आ जाएगा ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, बहुत कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं जो अदहनशील है, अज्वलनशील है। तो इस पॉइंट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हमें यह अंदाजा है दहनशील का मतलब जलने वाला और अदहनशील का मतलब जो नहीं जल सकता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज्वलन ताप पे। ज्वलन ताप का मतलब होता है कि तापमान, ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। तापमान का मतलब गर्म या ठंडा होता है, बहुत पहले आपको बता चुके हैं हम। तो इतनी गर्मी जितना पे कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे उसी को ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एक बार इस पॉइंट को आप बुक में भी देखिएगा। अगर देखने में समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा ना, तो एकदम समझ में आएगा। ज्वलन ताप का मतलब जिस ताप पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। सब पदार्थों का ज्वलन ताप एक समान नहीं होता है। आप लकड़ी में माचिस लगाइएगा, धीरे धीरे जलना स्टार्ट करेगा। कोयला में लगाइएगा और धीरे कुछ देर बाद जलेगा। और केरोसिन तेल में लगा दिए, फटाक से आग पकड़ लेगा कम। और उसके बाद से आप पेट्रोल में अगर आग लगाइए तो और जल्दी पकड़ लेगा। तो सभी का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी का बहुत कम होता है, किसी का बहुत अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोल और लकड़ी में ज्वलन ताप किसका कम होता है, तो आप गारंटी के साथ कहेंगे कि पेट्रोल का कम होता है और लकड़ी का अधिक होता है। क्योंकि पेट्रोल में आग जल्दी लगता है और लकड़ी में आग देरी से लगता है। नेक्स्ट है दहन के पोषक पदार्थ। दहन का पोषण करने वाले, जलने वाला चीज ही जलेगा और टेम्परेचर उसको चाहिए, ये भी क्लियर है। पोषक पदार्थ क्या है भाई? तो इसके बिना ज्वलन नहीं हो सकता। उस ज्वलन को, उस दहन को पोषने वाला, उसको कराने वाला कौन होता है? 8वीं क्लास में आपको एक प्रयोग बताया गया था कि एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच की गिलास से अगर ढक दिया जाता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। कारण क्या होता है? कारण होता है कि उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। तो वही ऑक्सीजन दहन के पोषक पदार्थ होते हैं। केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता है, नाइट्रोजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो दहन के पोषक पदार्थ होते हैं, जो जलने में मदद करते हैं। अपने अगल बगल आप दहन देखते हैं, उसके अलावा भी कई दहन होते हैं। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है, हमने कहा है कि जहां पे उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाए वहां पे हम उसको दहन कह सकते हैं।
हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा है, हाइड्रोक्लोराइड बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है, उष्मा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, दहन है। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ा सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, उष्मा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो दहन है। जहां जहां उष्मा प्रकाश उत्पन्न होगा उसे दहन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, यहाँ नाइट्रोजन जुटा है, यहाँ पे क्लोरीन जुटा है, तो कैसे हम कह लें कि केवल ऑक्सीजन ही ये दहन का पोषक पदार्थ है? हम कह सकते हैं कि दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या क्लोरीन। दहन को स्पष्टता आप समझ गए होंगे कि जलना ही दहन कहलाता है। अब इस अभिक्रिया को कहा जाए कि ये दहन है, इसका नाम अपने मन से बताइए, कुछ और नाम बता दीजिए। तो पहला नाम आप फटाक से बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जुड़ रहा है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा अगर पूछा जाए कि एक और तरीके से इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम हो सकता है, तो आप फटाक से कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्यों है जी? ऊष्माक्षेपी उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी नहीं कहेंगे, कहेंगे। एक और नाम अगर पूछा जाए तो एक और नाम आप बता सकते हैं, क्या? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है। बोले थे आपको ऑक्सीजन जुटी, हाइड्रोजन टूटी, तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दहन जो होता है वो उपचयन होता है, लेकिन सब के सब उपचयन दहन नहीं कहला सकते हैं। बात समझिए, इसमें ऑक्सीजन जुटा और धातुएं विद्युत ऋणात्मक तो जुट रही है, तो उसको हम उपचयन कह सकते हैं, ये बात सही है। और जितनी भी अभिक्रियाएं हैं दहन की, उसको ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, उपचयन भी कह सकते हैं। लेकिन कहा जाए कि सब के सब उपचयन को आप दहन कहिएगा तो नहीं कहिएगा। कैसे नहीं कहिएगा? तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब H2 और O2 जुटता है तो बनाता है H2O। H2O2 जुट के बनाता है H2O, बना दिया पानी। आग नहीं निकला, जब पानी बनता है तो आग निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो उपचयन है लेकिन दहन नहीं है, उपचयन है लेकिन ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सब उपचयन दहन हो जाए, लेकिन दहन की सब अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। दहन का मतलब जलना, दहनशील का मतलब जलने वाला पदार्थ, और दहनशील का मतलब नहीं जलने वाला पदार्थ। ज्वलन ताप का मतलब कि तापमान की ऐसी मात्रा जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, और दहन के पोषक पदार्थ यानी कि जलने में सहायता करता है, जो जलने को उत्प्रेरित करता है। तो ये सब चीज दहन के बारे में थे। एक बोर्ड में हमेशा से क्वेश्चन आता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें, उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लें। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंब्यूशन। इसको जानना है हमें कि दहन के लिए क्या जरूरी है, कब दहन होगा। पहला चीज लिखा गया है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा लिखा गया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा लिखा गया है ज्वलन ताप की प्राप्ति। इस तीनों में से ये आवश्यक शर्तें हैं, इनमें से अगर एक भी छूटा, एक भी अगर पूरा नहीं हुआ तो दहन नहीं होगा। पहला चीज दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिए, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिए, कोई जलने वाला पदार्थ नहीं है, तो क्या जलेगा? क्या नहीं जलेगा। सबसे पहला शर्त है कि दहनशील पदार्थ वहां रहे, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे गोईठा हो, उपला हो, चेफुआ हो, कुछ भी जलने वाला पदार्थ रहे, पहला। दूसरा है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। जैसा कि आपको बताया गया था कि मोमबत्ती जलती है, गिलास से हम ढक देते हैं, मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उसको नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन वहां के लिए पोषक पदार्थ है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दहन खत्म। उसी तरीके से जलते हुए, अगर लकड़ी के जलते हुए ऊपर से अगर कुछ डाल दिया जाए, ढक दिया जाए, बालू वगैरह ढक दिया तो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो दूसरा चीज जरूरी है कि दहन के पोषक पदार्थ वहां उपस्थित हो, और तीसरा जरूरी है ज्वलन ताप की प्राप्ति। लकड़ी तो ऐसे ही फेंका हुआ है सड़कों पे, देखिए ना आपके गांव में जाइएगा तो, और वहां पे हवा भी ऐसे चल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, उतनी गर्मी, उतनी उष्मा चाहिए तो ही जलना स्टार्ट होगा, वरना जलना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये दहन के तीन आवश्यक शर्तें हैं, जिनमें से किसी एक की कमी रहने के बाद दहन होना संभव नहीं है। अब समझना है हमको ज्वाला को, दहन का ही एक पार्ट है ज्वाला। समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आग लगाते हैं घर पे, किसी चीज को जलाते हैं, उसमें से जो लहास निकलता है ना, भोजपुरी में लहास कहते हैं, वही ज्वाला है। आग से निकलने वाले लहास को ही ज्वाला कहते हैं। डिफिनीशन इसका कहा जाता है कि जब दहन में दहनशील पदार्थ यानी जिसको जलना है और दहन का पोषक पदार्थ दोनों अगर गैसीय अवस्था में हो तो ज्वाला उत्पन्न होती है।
दहनशील पदार्थ जब गैसीय अवस्था में होकर जलती है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। सामान्य अपने यहाँ जब दहन होता है तो वहाँ पे पोषक पदार्थ तो गैसीय अवस्था में ही रहता है, क्योंकि हमको पोषक पदार्थ के रूप में चाहिए हमको ऑक्सीजन हमेशा गैस है। दहनशील पदार्थ को गैस बनाना है, दहनशील पदार्थ गैस बन के कब जलता है, तो आपके घर का गैस सिलेंडर जलता है तो गैसीय अवस्था में न है, लकड़ी ठोस में है, किरोसिन तेल द्रव में है। सबसे बढ़िया ज्वाला को समझना है तो आइए समझते हैं हम मोमबत्ती पे। मोमबत्ती में एक ज्वाला होता है, गैस में कितने तरह के साइड से ज्वाला निकल रहे हैं लंबा चौड़ा। इसमें समझना आसान है कि मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो ये ठोस मोमबत्ती पहले लिक्विड द्रव बनता है, बहने वाला पानी की तरह, उसके बाद से गैस बनता है, तब जलना स्टार्ट होता है। इस ज्वाला को खूब अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये ज्वाला निकला हुआ है, अच्छे से बनाया गया है। इसके 4 भाग, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। ब्लू जोन, ब्लैक जोन, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन। पहले ब्लू जोन को समझिए क्या होता है। ये मोमबत्ती का मोम पिघल के यहां तक पहुंचा हुआ है, इस धागे के सबसे ऊपरी पार्ट में। यहां पे जला नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बस लिक्विड से गैस बन के यहाँ पे रुका हुआ है, जल नहीं रहा है। यहाँ का कलर नीला होता है, सबसे अंदर जो होता है वो नीला होता है। इसकी मैं पहचान आपको बता दूं, एक इसके बारे में खास बात कि माचिस की तीली ले जाकर के यहाँ पे रख भी दीजिएगा तो माचिस की तीली जलेगी नहीं, आप सावधानी से रख के देखिएगा। हवा नहीं चलना चाहिए, मोमबत्ती को शांत जलना चाहिए, उसके बीचों बीच ले जाकर माचिस की तीली रखिए, जलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तापमान की मात्रा बहुत कम होती है और वहाँ पे गैसीय अवस्था में होता है, जला नहीं होता। अब चलिए काले क्षेत्र में, ये गैसीय अवस्था में मोम आगे बढ़ के जब मोमबत्ती के ऊपरी भाग में आ जाता है, अब जलने को जाता है, अब भी जला नहीं रहता है, कार्बन बन के कार्बन का कण रहता है, इसलिए काला क्षेत्र होता है, इसका ऊपरी क्षेत्र, ये काला क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ी बहुत तापमान होती है, क्योंकि इसको जलना है, यहाँ पे जलना प्रारंभ होता है। उसके बाद से चलिए दीप्त क्षेत्र, ये भी दीप्त क्षेत्र जो होता है इसको हम अपूर्ण दहन कहते हैं। अपूर्ण दहन यानी कि यहाँ पे आग अभी पूरी तरीके से जलता नहीं है, टेम्परेचर यहाँ भी होता है लेकिन मध्यम होता है, थोड़ा बहुत अधिक नहीं होता है जितना चाहिए। इसका क्षेत्र पीला होता है, ये पीला कलर का होता है, इसको दीप्त क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होता है, यहाँ पे अपूर्ण यानी कि मोम आधा आधा जल पाता है। सबसे लास्ट में अदीप्त क्षेत्र होता है, जहाँ पे आपका मोम जाकर के पूरा जल जाता है और सबसे अधिक टेम्परेचर इसी अदीप्त क्षेत्र में होता है। यहाँ पे मोम का पूर्ण दहन होता है और सबसे अधिक टेम्परेचर बनता है और प्रकाश यहाँ पे कम निकलता है। प्रकाश अगर सबसे अधिक बात किया जाए तो दीप्त क्षेत्र, दीप्त का मतलब दिखाई देने वाला, दीप्त का मतलब दिखाई नहीं देने वाला। टेम्परेचर सबसे अधिक यहाँ पे और लाइट सबसे अधिक दीप्त में। काला नीला तो आप समझ ही रहे हैं। तो आज ज्वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है, हमारी ओर से समाप्त हुआ है, आपकी ओर से नहीं। आप अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको फिर से एक एपिसोड, कुछ क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको एक और एपिसोड बना के दूंगा जो आपको इस चैप्टर को क्लियर करा देगा। नेक्स्ट हमें कल नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आप पहले ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि वीडियो अंत हो चुका है, चैप्टर भी अंत हो चुका है, एपिसोड भी लास्ट है। हो सकता है कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आए। आपके मन में जो भी बातें होती हैं हमें बताइए और पढ़िए तो जरूर। वीडियो को देखिए, नहीं देखिएगा आप इस समय आराम कर रहे हैं। इस आराम के समय में लॉकडाउन में पढ़ने वाले बच्चे एकदम युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो जब बिहार टॉपर बनेंगे, आप जिला में ही रह जाएंगे, तो आपको भी बिहार टॉपर बनना है, क्योंकि आपके जिले के छात्र छात्राएं अभी काफ़ी ऊंचे स्तर तक जा रहे हैं। जब वो जिसने रिकॉर्ड बना दिया उससे अधिक रिकॉर्ड बनाइएगा तो ही आपका नाम हो पाएगा, वरना आप गुमनाम हो जाइएगा, गुमनाम बन के रह जाइएगा। तो आपको एक स्टूडेंट ब्रिलियंट बनना है। आप इस वीडियो को देखते रहिए और लॉकडाउन में घर पे हैं, आराम कीजिए, ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।